हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। लेक्चर हमारा सेकंड है ये। हम इसमें डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस। आइए देखते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स मेरी इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली मेरी स्टेप आती है यहाँ पर कि मुझे सेट करने पड़ेंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड है उसको मुझे सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा जो मेरा एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है, मैं उसको कंपेयर करता हूँ किससे, अपने स्टैंडर्ड से। यही मेरे क्या कहलाते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड्स, ताकि मैं जो मेरा एक्चुअल वर्क है मैं उसको ईजिली कंपेयर कर सकूँ। अब गाइस देखिए, जब मैं कंपेयर करूंगा तो वहाँ पर कुछ डेविएशन आते हैं। डेविएशन यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, जो मैंने स्टैंडर्ड्स को सेट किया था और एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, डेविएशन। अब गाइस देखिए, डेविएशन मेरा यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए, मान के चलते हैं यहाँ पर मुझे यूनिट जो 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करना था, गाइस मैंने यहाँ पर कितनी 1500 यूनिट प्रोड्यूस करी है। तो ये क्या है, 1500 का यहाँ पर मेरा पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड गाइस, यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 900 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर हुई है तो उसमें क्या है कि 100 यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनका यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होगा। 1000 हमने मैन्युफैक्चर करनी थी और 1000 ही हमने मैन्युफैक्चर किए, तो उस केस में नो डेविएशन होगा, जीरो डेविएशन हम कह सकते हैं। आइए देखिए, स्टैंडर्ड आर दोज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड फाइंड आउट द डेविएशन। मैंने आपको डेविएशन की डेफिनेशन भी बता दी है कि जो हमारा एक्चुअल वर्क है और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, डेविएशन। देखिए, देयर आर 4 बेसिस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हम 4 चीज़ के बेसिस पे जो है अपने स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेरा आता है क्वालिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड मेरा टाइम एंड फोर्थ आता है कॉस्ट, कि हमें किस क्वालिटी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है और कितने टाइम पीरियड में उस वर्क को कंप्लीट करना है। फोर्थ मेरा आता है कितनी कॉस्ट में करना है। अब गाइस देखिए, मैं क्या सोचूंगा कि कम से कम कॉस्ट में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सेकंड देखिए, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ वो मेरे क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव क्या है कि मैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करना चाहता हूँ वो मेरे क्या होंगे, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव कौन से होंगे गाइस, जितनी क्वांटिटी में मैं यहाँ पर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ वो मेरे क्या होंगे यहाँ पर, क्वान्टिटेटिव। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमें कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यदि मैं स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी गाइस देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कंप्लीट नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से मुझे अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर मेरी आती है स्टैंडर्ड शुड बी मीजरेबल। जो मेरा स्टैंडर्ड है वो मीजरेबल होना चाहिए, हम उसको ईजिली मीजर कर पाएँ। ये नहीं है कि मैंने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया और मैं उसको मीजर ही नहीं कर पा रहा हूँ। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस में वर्क कर रही है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट मेरा क्या है, कंप्लीटली डायनेमिक है। किसी भी कारण से उसमें चेंजेस आते हैं तो मुझे अपने स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जिसको ईजिली जो मेरे एम्प्लॉय अवेलेबल हैं ईजिली अंडरस्टूड कर पाएँ कि हमें ये स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं। स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने ऐसा स्टैंडर्ड्स जो है डिसाइड कर दिया जो कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा अचीव ही नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी क्या होगा गाइस, मेरा स्टैंडर्ड्स को मुझे चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि अब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सेकंड मेरी स्टेप जो यहाँ पर आती है, मीजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, जो हमने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट को, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, मीजर करेंगे। देखिए, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस की ये मेरी सेकंड स्टेप है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मीजर कर रहे हैं। जो हमने प्री डिटरमाइन किए थे स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्चुअल वर्क को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस और यहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करना होता है। अब गाइस देखिए, जब कोई भी मैनेजर इस वर्क को कर रहा है, किसी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, तो उस केस में उसे कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी होगी। देखिए गाइस देखिए, जो फर्स्ट थिंग माइंड में आती है वो आती है जो भी फिगर है हमारी, जो भी हम वहाँ पर मेजर कर रहे हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी कंप्लीट जो डिटेल्स है वो ट्रू होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास फॉल्स डिटेल्स अवेलेबल है और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड देखिए, जो वर्क यहाँ पर मेरा प्रोग्रेस में उसकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गाइस जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास हाफ अवेलेबल है या फॉल्स डिटेल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी 100 यूनिट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उस केस में गाइस 100 यूनिट है तो मेरे पास 100 यूनिट का डेटा ही अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं वहाँ पे नोट्स कितने कर रहा हूँ, 500 यूनिट्स, तो उस केस में भी गाइस क्या होगा, जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को, वो बेटर वे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थर्ड देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट द डेविएशन। जो भी हम यहाँ पर
परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। जिस भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि जो भी डेविएशन है हम उसको जल्द से जल्द फाइंड आउट कर सकें और उसको सोल्व कर सकें। सेकेंड स्टेप समझ में आई। फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया, सेकंड में हमने एक्चुअल वर्क को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो हमने स्टैंडर्ड्स प्री डिटरमाइन किए थे। थर्ड देखिए यहाँ पर कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है किससे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे। वहाँ पर क्या करा है हमने, मेजर करा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था प्री डिटरमाइन उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क हुआ है या नहीं हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आइए अब गाइस देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था यहाँ पर 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का। अब गाइस हम देखेंगे कि हमारी 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं, मैन्युफैक्चर हुई हैं या नहीं हुई। देखिए एक्चुअल वर्क कंपेयर्स विद द स्टैंडर्ड्स एंड डेविएशन आर फाइंड आउट। अब गाइस देखिए, जो मेरे डेविएशन है मैं उसको फाइंड आउट करूँगा, और यहाँ पर कोई भी यदि मुझे लगता है कि एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हमारा जो फोर्थ हम देखेंगे उसमें एनालाइज करेंगे, एंड देन हमें कोई भी लगता है कि हमें एक्शन लेनी चाहिए तो हम उससे रिलेटेड एक्शन भी लेंगे। अब गाइस देखिए, जब हम कंपेयर करते हैं तो उस केस में गाइस देखिए मेरे डेविएशन फाइंड आउट होते हैं, या तो 1000 यूनिट का हमने जो टारगेट सेट किया था या तो हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गाइस देखिए, यदि यहाँ पर हमारी 900 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं या 1500 यूनिट प्रोड्यूस हुई है तो उस केस में गाइस यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर एक्शन लेनी पड़ेगी। देखिए अब गाइस देखिए, जब हम एक्चुअल वर्क को यहाँ पर परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से, तो उस केस में क्या होता है मुझे कुछ डेविएशन जो है देखने के लिए मिलते हैं। अब गाइस देखिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि यदि हमने 1000 यूनिट को डिटरमाइन किया था कि हम 1000 यूनिट को मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी यहाँ पर 900 यूनिट ही जो है मैन्युफैक्चर हुई है, तो वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव डेविएशन होगा। और गाइस यदि ऑन द अदर हैंड यदि मेरी 1500 यूनिट मैन्युफैक्चर्स हो जाती हैं तो 500 यूनिट का यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ध्यान रखिएगा। कोजेस क्या है गाइस देखिए, किस वजह से जो है यहाँ पर ये हमें डेविएशन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आता है ह्यूमन कोज, लाइक इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गाइस देखिए, कोई भी वर्कर यहाँ पर मेरा प्रॉपर वे में अपनी प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ वर्क कंप्लीट नहीं करेगा तो उस केस में भी यहाँ पर डेविएशन जो है वो अराइज हो सकता है। ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है अनसर्टेन कोज, लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक और लॉकआउट। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में भी गाइस जो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, जितने टाइम पीरियड में किया था, मैं उतने टाइम पीरियड में अपने वर्क को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। थर्ड देखिए, रॉन्ग स्टैंडर्ड, जो हम स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे थे वो हमने रॉन्ग कर दिया। गाइस मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और मीजरेबल होना चाहिए, और गाइस फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यदि हमें किसी भी टाइम रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको चेंज करने की तो हम चेंज कर सकें। डी देखिए, वेरियस हर्डल्स। वेरियस हर्डल्स का यहाँ पर क्या है गाइस देखिए, लाइक ब्रेकिंग ऑफ मशीन, इरेगुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ही नहीं है और इरेगुलरिटी का या हमारी मशीन जो है उसमें कुछ रिपेयर प्रॉब्लम आ गई है तो गाइस हमें उनको रिपेयर करानी पड़ेगी। वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो वो क्या होता है, मेरा वेरियस हर्डल्स में हम काउंट करते हैं उनको कि कोई भी किसी भी कारण से यहाँ पर मशीन वर्क नहीं कर रही है या मेरी सप्लाई की यहाँ पर प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन कोजेस की वजह से हमें डेविएशन देखने के लिए मिलते हैं। और वो डेविएशन हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आइए फोर्थ स्टेप आती है गाइस, एनालाइज करना है हमें किसको, डेविएशन को हमें एनालाइज करना है। एनालाइज, जब हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं तो उस टाइम भी हमें कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। देखिए, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको हमने अचीव किया या नहीं किया, और जो डेविएशन हमें देखने के लिए मिला है थर्ड स्टेप में वो गाइस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए, यहाँ पर हम 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। अब हमने यहाँ पे 999 को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सेप्टेबल होगा। एक यूनिट को जो है इतना यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगी मेरा। थर्ड देखिए, द स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल, मैंने बताया है आपको। फोर्थ देखिए, यहाँ पर रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड, यदि हमें लगता है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में वर्क को कंप्लीट नहीं किया है तो हम उसको रिवाइज करेंगे, हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरा स्टैंडर्ड्स है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यदि मैनेजर को लगता है कि उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको ईजिली चेंज कर पाएगा। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करने के लिए दो प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सेकंड आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब गाइस देखिए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के केस में क्या होता है कि मैं कुछ यहाँ पर डिपार्टमेंट को जो है उन्हीं में को मेजर कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है मैं उसको मेजर कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ की रिजल्ट एरिया, यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती हैं उनको ही हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा किस पे, जो हमारी
की रिजल्ट एरिया है उन पे हमारा मेन फोकस है। सेकंड देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का यहाँ पर मीन्स क्या है कि इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल विच होल्ड्स डेट ओनली द सिग्निफिकेंट डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू टॉप मैनेजमेंट अटेंशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, या तो स्पेशली गुड्स डेविएशन होंगे मेरे पास या स्पेशली बैड होंगे। जो गाइस सिर्फ और सिर्फ हम या तो स्पेशली गुड्स डेविएशन पे ध्यान देंगे, अपना मेन फोकस होगा, या स्पेशली बैड पे होगा। मैंने आपको बताया है। अब गाइस देखिए यहाँ हमने 1000 यूनिट का जो स्टैंडर्ड सेट किया था, यदि मैं 1500 यूनिट यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो हम इस पर 500 पे ध्यान देंगे, या गाइस दूसरे केस में हमने देखा था कि 900 यूनिट हमारी मैन्युफैक्चर हुई है तो यहाँ हम इस 100 पे ध्यान देंगे। ये मेरा गाइस क्या है, बैड डेविएशन है, और 500 मेरा क्या है यहाँ पे गुड डेविएशन है। या तो हम इस पे ध्यान दे सकते हैं या हम ओनली की रिजल्ट एरिया पे ध्यान देंगे। दोनों एक्टिविटी ध्यान रखिएगा, दो प्रिंसिपल में मिले। अब गाइस देखिए लास्ट मेरा जो फंक्शन आता है यहाँ पे, लास्ट स्टेप जो मेरी आती है कंट्रोलिंग प्रोसेस की, वो आती है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब यहाँ पे हमें जो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि हमारा जो डेविएशन है वो अचीव हुआ है तो क्यों हुआ है या क्यों नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन बनती है वो हमें लेनी पड़ेगी। देखिए फाइनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज फाइंड आउट द डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू रिमूव द डेविएशन। डेविएशन को रिमूव करने के लिए हमें एक्शन लेनी पड़ेगी। देखिए नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। अब कहीं देखिए एक्सेप्टेबल लिमिट में है, यदि हमारा जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इजीली एक्सेप्टेबल है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि मुझे कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट वेयर द सिग्निफिकेंट डेविएशन अकर्स करेक्टिव एक्शन इज टेकन। अब भाई देखिए यदि हमें लगता है कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें यहाँ पर करेक्टिव एक्शन जो है लेनी पड़ेगी। एक्सेप्टेबल होगा तो नहीं लेंगे, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। देखिए दिस इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ मैन एक्शन। 2 टाइप्स की हो सकती है यहाँ पर, रिमूविंग डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है हम उसमें से क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, किसको, डेविएशन को, या स्टॉपिंग द रिपीटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अब गाइस देखिए सच जो भी हमारी इस टाइम पे जो हमने प्रॉब्लम फेस की है उसको हम फ्यूचर में फेस ना करें, हम उसको क्या करेंगे वहाँ से स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको ध्यान रखनी है। 5 स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना होता है। सेकंड हमें यहाँ पर एक्चुअल वर्क को जो है हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। थर्ड हमारा गाइस क्या होता है कि हम आपस में उनको कंपेयर कर रहे हैं, जो मेरा एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है और जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। फोर्थ मेरा आता है एनालाइज करना है। फिफ्थ में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक्शन लेनी होती है। यदि हमें लगता है कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, तो उस केस में हमें कोई एक्शन नहीं लेनी। अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस केस में हमें करेक्टिव एक्शन जो है लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।